अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट्स को हम लोगों ने देखना है। इससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरीज मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद इशू ये था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में कैसे अरेंज होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। इसी पर्पज़ के लिए रदरफोर्ड ने 1910 में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1910, ठीक है। 1910 में उसने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हुए, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी कंक्लूजन, ठीक है, उसके रिजल्ट्स, उसकी बेस पे उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था। 1913 पे हमारे पास एक एटम का मेन पार्ट यानी कि न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो असल में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, क्योंकि 1913 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो चुकी थी कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव पोर्शन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वन बाय वन एक्सपेरिमेंट की जाने, देन ऑब्जर्वेशन, देन कंक्लूजन, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर उसके डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट डिस्कस करती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकालते थे, यानी कि उसने रेडियम और पोलोनियम को इस्तेमाल किया था जिसमें से अल्फ़ा रेज एमिट होती थी। अल्फ़ा रेज क्या होती है हमारे पास? ये हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होता है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम ने जब अपने अंदर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाला होता है तो ये सिर्फ क्या रह जाता है, He+2। ये ही अल्फा पार्टिकल होता है। ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकल रहा था? ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहा था, पोलोनियम से या फिर रेडियम से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को उसने हिट करवाया था किसके साथ? एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल्स के साथ, यानी कि उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बीम डाली थी और उसने ऑब्जर्वेशंस जो की थी वो देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो फॉइल में से सीधे गुजर जाते हैं। देखें, ये वाला सीधा गुजर गया अल्फा पार्टिकल, ये वाला सीधा गुजर गया, ये वाला सीधा गुजर गया, ये वाला सीधा गुजर गया। मतलब कि हमारे पास उसकी पहली ऑब्जर्वेशन आई थी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन पहली ऑब्जर्वेशन थी मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट और अनडिफ्लेक्टेड। फिर उसने क्या ऑब्जर्वेशन की थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected at small angle, ठीक है ना। जैसा कि ये अल्फा पार्टिकल दिखाया गया है, ये स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। जो थर्ड इसकी ऑब्जर्वेशन आई थी उसमें हमारे पास बहुत ही कम पार्टिकल्स जो थे वो बाउंस बैक हो रहे थे। वेरी स्मॉल number of alpha particles bounce back। जैसा कि ये दिखाया गया कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर हिट किया और वापस आ गया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो गया था, ठीक है।
अब इन 3 ऑब्जर्वेशन की बेस पर उसने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। सबसे पहला कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम ने टोटल जितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है उसमें से ज़्यादा स्पेस ऐसी है जो खाली है, यानी कि वहाँ पर कोई डेंस पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका कैसे, कौन सी ऑब्जर्वेशन ने इस चीज़ को कंक्लूड किया था, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट जा रहे थे अनडिफ्लेक्टेड, तो इससे हमें पता चला कि एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम एम्प्टी होता है। सेकेंड कंक्लूजन था ओनली स्मॉल पॉजिटिव डेंस पार्ट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हमारे पास पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, उसका हमें इस तरह से पता चला, क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी, कि उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल पे क्या होते थे, डिफ्लेक्ट होते थे। जैसा कि ये वाला पार्टिकल अब आया, ये जब, क्योंकि ये पार्टिकल खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, और जब ये आया और ये पॉजिटिव चार्ज पोर्शन के मार्जिन पे या आप कह लो साइड पे टकराया, तो जिससे ये क्या हो गया, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते थे, वो हमें ये शो कर रहे थे कि एटम के सेंटर में कोई डेंस पोर्शन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रही है। तो थर्ड हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज पार्ट प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिव पार्ट था, नेगेटिव पार्ट है वो अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद है। अब नेगेटिव पार्ट जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद है, अब उसकी वजह से डिफ्लेक्शन मुमकिन ही नहीं होती। वजह उसकी ये है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन था वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने के तो काबिल है ही नहीं है। ठीक है, तो सेंटर में पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव उसके गिर्द ही मौजूद है। फिर फोर्थ हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर वो दरमियान में पॉजिटिव पार्ट है तो लाजमी बात है फिर हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके गिर्द ही कहीं पर मौजूद है, और वो छोटे हैं तो लिहाजा वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या हुए, फैली हुई हालत में है। ठीक है ना, वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। एटम इज न्यूट्रल एज होल, ये तो हमें पता था कि एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल है, क्योंकि हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन भी है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन भी है पॉजिटिव चार्ज, तो एज अ होल एटम न्यूट्रल था, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर में किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इस वजह से एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फोर्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जब भी कोई चीज़ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो एक फोर्स उसके सेंटर में मौजूद होती है। ठीक है, बहुत एग्जांपल दी जाती है फिजिक्स पढ़ते हुए कि हमने एक पत्थर को रस्सी से बांधा, उसको घुमा रहे हैं, तो सेंटर से एक फोर्स दे रहे हैं ना उसको, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करता जा रहा है जहाँ से हमने रस्सी को पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो दोनों के ऑपोजिट चार्जेस है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की या चार्जेस की अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो पैदा हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवा रही है, वो असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने गिर्द रिवॉल्व करवाने में कामयाब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बाउंस बैक हुए थे। उसने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। देखें, जो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स थे जो कि क्या हुए थे, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, तो वो तो हमें क्या खबर देते थे
के सेंटर में पॉजिटिव पार्ट है, उसके किसी मार्जिन से, किसी किनारे से अल्फा पार्टिकल टकराया है, इस वजह से वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट किया। बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल उस न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर पे, जब वो सेंटर पे हिट करेगा, अब न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को ग्रेट फोर्स के साथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस वजह से वो कंप्लीटली बाउंस बैक हो जाते हैं और ऐसे पार्टिकल्स का नंबर बहुत कम था, क्योंकि चांस बहुत कम है कि अल्फा पार्टिकल आए और बिल्कुल सेंटर पे टकराए, तो तभी वो बाउंस बैक होगा, अदरवाइज वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर वो बिल्कुल सेंटर पे ना लगे बल्कि कहीं इर्द गिर्द उसके लगे। तो ये हमारे पास 6 कंक्लूजन्स थे ऑब्जर्वेशन की बेस पे। अब हम लोग इसके डिफेक्ट्स की जानिब मूव करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला डिफेक्ट था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो सारी जो बेस था किसकी प्रोवाइड करता था, वो कहता था लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वो बेस बनाता था। जबकि स्टडी हम लोग क्या कर रहे थे, हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की लोकेशन को स्टडी कर रहे थे, तो वो वाला मॉडल जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता था किस पे, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। ये एक उसका डिफेक्ट था। विच आर एप्लीकेबल ऑन न्यूट्रल पार्टिकल, यानी कि लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन जो है वो किस पे, न्यूट्रल पार्टिकल पे एप्लीकेबल है, बट नॉट ऑन द चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये पहला डिफेक्ट था। सेकेंड, हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स, मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल हैं जब वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो उनको क्या करना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को एमिट करना चाहिए। कोई भी चार्ज बॉडी जो होती है जब वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती है तो वो एनर्जी को एमिट करती है, ठीक है ना। अब अगर देखें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, तो रिवॉल्व करते करते होना क्या चाहिए, उसको न्यूक्लियस के करीब आते जाना चाहिए, आते जाना चाहिए, और एट द एंड उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो कोलैप्स कर गया, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर ही क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, एटम कोलैप्स कर गया। जबकि हमें पता है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कोलैप्स नहीं हो सकता एटम। तो ये भी अगेंस्ट था किस चीज के, डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। जो थर्ड हमारे पास है वो है डिफेक्ट इफ इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। ऊपर वाली चीज को रिलेट कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है एनर्जी को, तो उसका स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम एनर्जी का बनता है, ठीक है, रेज का बनता है, उसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लाइक रेनबो। जैसे रेनबो का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, एक रंग जो होता है, यानी कि एक वेवलेंथ जो होती है वो दूसरे में मर्ज होती है, दूसरे जो होती है वो तीसरे में मर्ज हुई होती है, मिक्सिंग, कोई बॉर्डर लाइन नहीं होता वेवलेंथ के दरमियान। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जो रेनबो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, उसमें एक वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ के अंदर मर्ज हुई होती है। ये जो कलर होते हैं ना, ये हमें वेवलेंथ के दिखाई दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, तो वो हम कॉन्टिन्यूस होता है हमारे पास रेनबो जो होती है। लाइन स्पेक्ट्रम जो एटम का होता है वो हमें कुछ ऐसा मिलता है, यानी कि ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, इस तरह से हमारे पास क्या होती है, लाइंस लगी होती हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, और एटम का स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिसकंटिन्यूस ही होता है।